मेरा नाम ओपी तिवारी है। मेरी संस्था का नाम यूआरडी अकेडमी है। आज हम बच्चों की मांग पर यूपी एसएससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा के लिए एक कोर्स चालू कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि 2 महीने में आपको हम इतना अच्छा तैयार करा दें कि आप 80+ नंबर स्कोर कर सकें। आज उसी कड़ी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा करंट अफेयर आता है जीएस में, 10 नंबर का करंट अफेयर आना है, तो उस करंट अफेयर को मैं आपको आज डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा और इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप उसको कॉपी में भी लिख सकें। बिल्कुल मैं क्लास की तरह ही पढ़ाऊंगा और आप उसको कॉपी में लिख सकें। इस तरह से मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाता जाऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। और मैं कुछ अपने संस्था के कुछ पुराने रिजल्ट आपको बता दूं, क्योंकि पहली बार पेट हुआ था 2021 में, उसमें हमारे यूआरडी स्टूडेंट ने हाईएस्ट जो मार्क्स हैं 92 नंबर थे 100 में। इसके बाद 86, 85, 84, मतलब कम से कम 50 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 के आसपास नंबर हैं। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 100 के आसपास हमारा बच्चा तो लेखपाल का पेपर देने गया है। इसका मतलब है कि काफ़ी अच्छा बच्चों ने हमारे परफॉर्म किया। और लेखपाल में भी अभी हमारे 5 बच्चों ने 85, 84, 83, 84 ऐसे नंबर लगाए। और निश्चित है, यकीन मानिए कि बच्चों की ही मांग पर आज हम लोग ये चालू करने जा रहे हैं। जो हमने एक चीज़ देखी उसको पहले आप समझिए। मैं आपको बता दूं कि भाई मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो क्या फ़ायदा। हमने जो पेट के पैटर्न को देखा, यूपी एसएससी के जो 2 साल के पैटर्न को देखा, पेट आयोजित किया हो, चाहे उसके बाद उसने परीक्षाएँ आयोजित कराई हो, चाहे लोअर हो, चाहे लेखपाल हो, कोई परीक्षा आयोजित कराई हो, उसने जब भी एग्ज़ाम हुआ है उसके पिछले 3 से 4 महीने का करंट बहुत पूछा है। अगर आप पिछले 3 से 4 महीने का करंट अच्छे से पढ़ लेंगे तो 10 में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन निश्चित है हो जाएंगे। और थोड़ा सा 2-3 महीने का और पीछे देख लेंगे तो आपके 10 में से 9, 10 या 9 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले कड़ी में मई और जून में होने वाले सम्मेलन में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो उसको ध्यान से सुनिएगा। जो मई और जून में सम्मेलन हुए थे, तो मैं जून से करंट लेकर के आपको सितंबर तक का करंट पूरा करा दूंगा। तो आज हम सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था क्वाड समिट। लास्ट मई में हुआ था क्वाड समिट। और इसमें से क्या प्रश्न आएंगे, ज़्यादा क्या आएगा आपके पेट में? क्वाड का फुल फॉर्म बता दीजिए, क्वाड के सदस्य देश बता दीजिए, क्वाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, क्वाड 2022 में हमारे प्रधानमंत्री ने अन्य राष्ट्राध्यक्षों को क्या गिफ्ट दिया। बस इसे ही 3-4 प्रश्न आएंगे। तो मैं वही 3-4 प्रश्न आपको बता रहा हूँ। यकीन मानिए इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। यकीन मानिएगा इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का। तो क्वाड का सबसे पहले फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड का फुल फॉर्म फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नोट भी करते जाइएगा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और इसमें 4 देश हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का अर्थ ही होता है चतुर्थांश। आपने अगर हिंदी माध्यम के होंगे तो चतुर्थांश पढ़ा होगा, यानी कि 4, यानी कि यहाँ पर 4 देश आएंगे। और इसका उद्देश्य क्या था ये मैं बता दूं। यहाँ पर उद्देश्य ये था कि जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के शक्तिशाली देश हैं उनको एक मंच पर लाया जाए और उस मंच पर उनको इकट्ठा करके कहीं ना कहीं हिंद और महासागर में चीन की जो बढ़ती हुई दखलंदाजी है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। तो इसकी जो शुरुआत थी 2007 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जापान के शिंजो अबे ने किया था, जिनका अभी ही राजनीतिक चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई है। आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर की सुर्खियों में भी रहा है, शिंजो अबे की हत्या कर दी गई। ये उन्हीं के दिमाग की उपज थी कि क्यों ना हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के 4 शक्तिशाली देशों को एक मंच पर ला करके चीन को कहीं ना कहीं दबाव में लाने की क्या है कोशिश की जाए। कैसे उन्होंने पूरा बनाया तो देख लीजिए। भारत एक शक्तिशाली देश है, हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति मजबूती के साथ रखता है। जापान खुद, क्योंकि इन्हीं की दिमाग की उपस्थिति शिंजो अबे जी की, जापान प्रशांत महासागर में एक मजबूत देश है। यहाँ पर प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका, और नीचे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से टच करता हुआ ऑस्ट्रेलिया। यहीं पर एक दिक्कत हो गई थी 2007 में, जब ये मंच बनाया जा रहा था तब यहाँ पर चीन की दबाव की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को क्या कर लिया था, बाहर कर लिया था, जिस कारण से ये संगठन नहीं बन पाया। इसीलिए इस संगठन का निर्माण 2007 ना होकर के 2017 माना जाता है, क्योंकि 2017 में ऑस्ट्रेलिया इसमें क्या होता है, शामिल होता है और इसकी घोषणा कर दी जाती है कि क्वाड एक संगठन बनाया गया है। क्वाड का मतलब मैंने आपको फिर से रिपीट करा दूं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और देश देख लीजिए, याद कर लीजिए, कितने अच्छे से देश याद हो जाएगा। भारत से आप जाएंगे जापान से यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्थांश क्या होता है, तैयार होता है। आसानी से आपको देश क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। वर्तमान में क्वाड 2022 का ये 4था सम्मेलन था। याद कर लीजिए कि ये 4था सम्मेलन था, 4था समिट हो रहा था और इसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। याद रख लीजिए,
कहाँ आयोजन किया गया था? जापान की राजधानी टोक्यो में। एक बड़ी अच्छी बात हुई थी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर एक जो 3 सदस्य देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को एक गिफ्ट दिया था। अगर मेरे हिसाब से वो अगर प्रश्न आ गया तो सिर्फ आप ही कर पाएंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसको मिस कर देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो अपनी संस्कृति का आदान प्रदान जरूर करने की कोशिश करते हैं, अपनी पुरानी संस्कृति की किसी बहुमूल्य धरोहर को सामने वाले राष्ट्राध्यक्ष को एक गिफ्ट के तौर पर देना पसंद करते हैं। तो यही काम यहाँ पर भी उन्होंने किया। यहाँ पर जापान के प्रधानमंत्री को उन्होंने रोगन कला पेंटिंग दी है। रोगन कला पेंटिंग लिख लीजिए, यहाँ पर जापान के प्रधानमंत्री को रोगन कला पेंटिंग दी है। रोगन कला पेंटिंग ये कच्छ के रण की है। कच्छ का रण जानते होंगे, गुजरात में है। ये वहाँ की कला पेंटिंग है रोगन। रोगन का मतलब होता है तेल, यानी कि ये तेल से डूबी हुई पेंटिंग होती है और उसको कहीं ना कहीं कागज के ऊपर उकेरा जाता था। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उनके राष्ट्राध्यक्ष को, राष्ट्रपति जी को सांझी कला पेंटिंग दी है। सांझी मतलब होता है शाम, और ये सांझी कला पेंटिंग हमारे ब्रज मथुरा की है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि सांझी और मथुरा में पता ही है कि कृष्ण जी की जन्मभूमि है, कृष्ण जी की लीलाएं प्रसिद्ध हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते थे कलाकार कि कैंची के माध्यम से पत्तों को या कागज को कट करके चित्र बनाते थे, उसमें कृष्ण जी की सारी रहस्य लीलाओं को, सारे चरित्र को दिखाते थे। और ये काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है सांझी कला पेंटिंग। तो कभी प्रश्न आ जाए सांझी कला पेंटिंग कहाँ की? उत्तर प्रदेश ब्रज की, जो कृष्ण को समर्पित है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को उन्होंने गोंड कला पेंटिंग दी है। गोंड आप जानते होंगे एक जनजाति है जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति में शामिल है और भारत की भी बड़ी जनजातियों में शामिल है। तो गोंड कला पेंटिंग ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को दी इन्होंने। तो जल्दी से नोट कर लीजिए 3 प्रश्न जल्दी से कि क्वाड क्या है, क्वाड का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें 4 देश हैं, नोट करिए जल्दी से। भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड 2022 का ये 4था शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर सम्मेलन में भाग लेने गए थे और वहाँ पर 3 सदस्य देशों, जापान के प्रधानमंत्री को रोगन कला पेंटिंग जो कच्छ के रण से संबंधित है, यूएसए के राष्ट्रपति को सांझी कला पेंटिंग जो उत्तर प्रदेश ब्रजभूमि श्री कृष्ण से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को गोंड कला पेंटिंग जो एक गोंड जनजाति है मध्य प्रदेश की, उससे संबंधित है। ये निश्चित है कि आपको तैयार हो गया होगा। एक अगला सम्मेलन मैं आपको बताता हूँ, निश्चित इससे तैयार हो गया होगा। अगला सम्मेलन सुन लीजिए, मैं यहाँ पर लिखता भी जाऊँगा। मैंने कहा ना मैं क्लास की तरह आपको पढ़ाऊँगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल क्लास की तरह चलेगा। यहाँ पर जो अगली कला पेंटिंग है, जो अगला सम्मेलन था वो यहाँ पर ब्रिक्स का था। काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मेलन है ब्रिक्स, और निश्चित है कि ब्रिक्स के बारे में प्रश्न क्या पूछेगा, याद कर लीजिए। सम्मेलन से सिर्फ आपको 3-4 चीज़ें ही याद करनी है। कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है? आपको ये याद करना है कि ब्रिक्स कहीं कोई भी सम्मेलन हो उसका गठन कब हुआ, उसके सदस्य देश क्या हैं, वर्तमान का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। कभी कभार पूछ लेता है कि पिछला और अगला कहाँ आयोजित होना है, और 1-2 कुछ अगर महत्वपूर्ण बातें हैं तो अगला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ब्रिक्स, BRICS। ये ब्रिक्स सम्मेलन हम कर रहे हैं। ये इसका आयोजन हुआ था लास्ट जून 2022 में। 23 और 24 के बीच का ये सम्मेलन था, और इसका मैं पूरा फुल फॉर्म लिख दूँ। B का मतलब है ब्राज़ील, लिखते जाइए। B का मतलब है ब्राज़ील, R का मतलब है रसिया, रूस, I का मतलब है इंडिया, लिखते जाइए, मैं लिख रहा हूँ इंडिया। C का मतलब है चाइना, और S का मतलब है साउथ अफ्रीका। याद कर लीजिए, ब्रिक्स में आपके कितने देश हैं? 5 देश हैं। ब्राज़ील है, रसिया है, आपका इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इसका जो गठन हुआ था, ब्रिक्स का जो गठन हुआ था, इस्टेब्लिश कब हुआ था ब्रिक्स? इसको लिख लीजिए 16 जून 2009 को। 16 जून 2009 को इन सदस्य, ये जो 5 सदस्य देश हैं, इन्होंने मिलकर के ब्रिक्स का क्या किया? निर्माण किया। पहले ब्रिक था, फिर ब्रिक्स बन गया था। ये अगर यहाँ पर देखेंगे कि आप देखिए साउथ अफ्रीका को बाद में शामिल किया गया, एक छोटा सा देश है। अगर इसको अलग कर दें साउथ अफ्रीका को, आपको नहीं लगता कि सारे ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है? यानी कि ब्रिक्स में ऐसे देश शामिल हुए जिनका क्षेत्रफल विश्व में बहुत ज़्यादा है और जो विश्व की बहुत बड़ी आबादी को क्या है? रखते हैं। चीन की सबसे बड़ी आबादी है पूरे विश्व में, सेकंड नंबर पर क्या है? भारत है। यानी कि ये ऐसे देशों का संगठन था जो पूरे विश्व की लगभग आधे से अधिक आबादी का क्या है? प्रतिनिधित्व रखते हैं, और चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जो इकोनॉमिक है, जो हमारे यहाँ की बेरोजगारी है, जो हमारे यहाँ की गरीबी है, हम मिल करके इसको क्या कर सकें? दूर कर सकें। तो याद रखिएगा, ब्रिक्स एक ऐसे देशों का संगठन है जो विश्व की सबसे बड़े क्षेत्रफल को रखते हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी आबादियों को रखते हैं, और इनकी कोशिश है कि हम अपना एक नया संगठन बना करके आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बेरोजगारी जो देश में फैली है, जो कुपोषण फैला है देश में, उसको हम क्या कर सकें? दूर कर सकें। तो याद रख लीजिए, कभी पूछ दिया जाए कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है, तो 16 जून
2009 को। कभी पूछते कि भाई जो ब्रिक्स है 2022 के बारे में कुछ बताइए, तो मैंने आपसे क्या कहा कि यही पूछ सकता कि भाई कौन सा सम्मेलन है, तो आप कहेंगे कि जो ब्रिक्स का ये जो सम्मेलन है, ये आपका जो सम्मेलन है वो 14वां सम्मेलन है। याद रखिएगा, ब्रिक्स 2022 में 14वां सम्मेलन का आयोजन किया गया। याद रख लीजिए, याद कर लीजिए, ब्रिक्स 2022 का ये 14वां सम्मेलन है। और इस सम्मेलन का भी अभी लेखपाल में प्रश्न पूछा था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी चीन ने। ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? चीन में। याद कर लो, ब्रिक्स 2022, ब्रिक्स का ये 14वां सम्मेलन है और इसकी अध्यक्षता करने वाला देश कौन था? चीन था। कभी प्रश्न आ जाए कि भाई इसके पहले का सम्मेलन कब हुआ, 13वां सम्मेलन कब हुआ, तो याद कर लीजिए अपना भारत था, 13वां सम्मेलन भारत में था। और कभी आ जाए कि 15वां सम्मेलन कब होना है, तो आप कहेंगे साउथ अफ्रीका में होना है। कहाँ होना है? साउथ अफ्रीका में होना है। तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है? 16 जून 2009 को हुई है। ब्रिक्स में किन देशों को शामिल किया गया? ब्रिक्स में उन देशों को शामिल किया गया जो विश्व के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले देश हैं, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, जो मिल करके जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्ले करते हैं पूरे विश्व में। और इनकी कोशिश है कि हम आपस में मिल करके अपने यहाँ की बेरोजगारी को, गरीबी को, कुपोषण को दूर करके विश्व की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकें। और इन्होंने अपना एक बैंक भी बनाया था, जैसे आपने वर्ल्ड बैंक सुना होगा। इस तरह के बैंक के सापेक्ष इन्होंने अपने खुद एक बैंक की क्या है स्थापना की थी, और ब्रिक्स बैंक के नाम से उसको आप जान भी सकते हैं। तो जो बैंक उन्होंने बनाया था, तो बैंक इसलिए बनाया था कि अगर हमारे देशों को कोई दिक्कत है तो उसको हम उपयोग कर सकें, और अगर किसी अन्य देश को जरूरत है तो हम उसको कर्ज के रूप में भी पैसा क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। तो कोई पूछे कि वर्तमान में 2022 में कौन सा सम्मेलन है, तो आप कहेंगे 14वां सम्मेलन है। कोई पूछे कहाँ पर आयोजन किया था, तो चीन में आयोजन किया गया था। कोई पूछे कि पिछला आयोजन कहाँ था, भारत में 13वां, और अगला आयोजन कहाँ होना है, साउथ अफ्रीका में। बस इससे ज्यादा पेट में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप इसको कहीं भी लिख लीजिएगा, अच्छे से लिखते चले जाइए। तो ये मैंने आपको एक पहला सम्मेलन बताया क्वाड, और दूसरा सम्मेलन मैं आपको बताया है मैंने ब्रिक्स। फिर मैं एक तीसरा सम्मेलन मैं आपको बता दूं जो काफी महत्वपूर्ण है, G7 का सम्मेलन है, वो नोट कर लीजिए। अगला तीसरा सम्मेलन लिखिए, ये ब्रिक्स के बाद ही हुआ था, अगले ही एक दो दिन के अंदर ये G7 का आयोजन किया गया था। G7 समिट। तीसरा मैं बता रहा हूँ, 2 पढ़ चुके हैं, तीसरा मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, G7 समिट। G7 समिट को अगर कहा जाए तो G6 के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसमें कनाडा शामिल हुआ तो G7 हो गया। फिर इसमें रूस शामिल हुआ तो G8 हो गया। लेकिन कहेंगे सर G8 है तो अब G7 क्यों होता है? क्योंकि 2014 में जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर अधिग्रहण कर लिया था, उस पर हमला किया था, तब रूस को वहां से क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था, जिस कारण से G8 से फिर से G7 हो गया। तो मैं इसका कुछ बता दे रहा हूँ, पुरानी बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ कि G7 की स्थापना कब हुई है, कैसे क्या है। तो G7 की जो स्थापना है वो हुई थी 1975 में। याद रख लीजिए, G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। अब कहेंगे कि जब G7 की स्थापना हुई थी तो ये देश कौन सा था? इसका नाम था G6। क्या नाम था इसका? G6, यानी कि 6 देश थे। इसमें कनाडा नहीं शामिल था, और G8 जब होता है तो रूस आ जाता, तो रूस शामिल नहीं था, कनाडा शामिल नहीं था और रूस शामिल नहीं था, बाकी सारे देश वो थे। मैं अभी एक तरीका बता दूंगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा कि G7 के सदस्य देश कौन कौन है। तो यहाँ पर G6 नाम है इसका, लेकिन जब 1976 में, लिख लीजिए, जब 1976 में इसमें कनाडा शामिल हो जाता है, G6 में क्या शामिल हो जाता है? कनाडा शामिल हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है G7। याद कर लीजिए, कहीं भी याद करने का यही तरीका है कि G7 1975 में स्थापित किया गया, उस समय G6 था, और G6 में जब 1976 में कनाडा शामिल हो गया तो इसका नाम हो गया G7। अब कहेंगे सर इसका नाम G8 भी था, वो क्या है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1997 में जब इसमें G7 में, अब क्योंकि G7 बन गया है, इसमें जब रूस शामिल हो जाता है तब इसका नाम G8 हो जाता है। याद रखिएगा, कभी आ जाए कि G7 G8 कब बनता है? 1997 में, जब इसमें क्या शामिल हो जाता है? रूस शामिल हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस रूस को 2014 में जब इस रूस ने क्रीमिया पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्रीमिया पर क्या कर दिया? आक्रमण। रूस यूक्रेन की कहानी तो आज भी देख रहे होंगे, युद्ध चल रहा है। ये 2014 के आसपास से चालू होती कहानी, जब रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया तो रूस को 2014 में क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। 2014 में रूस को बाहर कर दिया गया। फिर से ये G8 से क्या बन गया? G7, जब रूस को क्या कर दिया गया? बाहर। लिख लीजिए, कहीं भी लिखना तो लिख लीजिए। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण किया था, तब रूस को इस संगठन से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया, जिसके बाद G8 पुनः G7 क्या है? कहलाने लगा। तो यही प्रश्न पूछ सकता है कि भाई G7 क्या है? तो आप कहेंगे कि G7 का उद्देश्य तो समझिए। मैं आपको इसमें देश बता दूं कि कौन कौन से देश आते हैं, तो आपको
काफ़ी अच्छा लगेगा। सुन लीजिए कौन कौन से देश आते हैं, याद करा देता हूँ तुरंत में आपको। जर्मनी है, जापान है, कनाडा है, इटली है, ब्रिटेन है, रूस है और अमेरिका है, यूएस है। आप देखें कितने देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 देश हैं, है ना। तो इसमें जर्मनी हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, इटली हो गया और इसमें एक है फ्रांस। एक देश और मैं लिख दे रहा हूँ, फ्रांस। फ्रांस और अमेरिका। देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, ये पूरे G8 देश हैं, G8। लेकिन अब ये G8 नहीं है, इससे क्या क्या बाहर कर दिया गया है। देखिए रूस को क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो G8 से जब आपने रूस को बाहर किया तो क्या बचा ये आप, G7। याद कर लीजिएगा। याद करने का जो एक तरीका है, मैंने एक तरीका बता दूं, हंसने लगेंगे आप लोग तरीका से, कि यहाँ पर इस तरह याद कर सकते हैं, जीजा कई बार फ्रांस गए, फ्रांस आए। मतलब जीजा जो हैं कई बार कहाँ आए, फ्रांस आए। हंसते हंसते आपको याद हो जाएगा, है ना। जीजा को कौन भूलता है, इस तरह से याद कर लो। जीजा कई बार क्या आए, फ्रांस आए। तो जी का मतलब क्या हो गया, जर्मनी। जा का मतलब क्या हो गया, जापान। का मतलब क्या हो गया, कनाडा। ई का मतलब क्या हो गया, इटली। बा का मतलब क्या हो गया, ब्रिटेन। आर का मतलब रूस और फ्रा मतलब फ्रांस, आई मतलब अमेरिका। इस तरह से याद हो जाए, क्योंकि हंसते हंसते देखिए कुछ भी हो जाए हमको याद कर लेना चाहिए। तो याद कर लेना कि भाई G8 था, G8 से 7 आया, बस याद रखना कि रूस को बाहर कर दिया गया है। तो रूस बस याद ना करिएगा कि G7 में, याद कर लो। कई प्रश्न आ सकता है कि भैया G8 से G7 बना तो किस देश को बाहर किया गया, तो रूस को। क्यों किया गया, क्योंकि रूस ने 2014 में पहली बार क्रीमिया पर आक्रमण किया। अभी तो रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध चल ही रहा है। उसी समय 2014 में रूस को क्या कर दिया गया था, G8 से बाहर कर दिया गया था। अगर आप देखें जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, ये जो देश थे ये सब औद्योगिक देश हैं। यानी कि कोई अगर प्रश्न पूछता है कि G7 का जो गठन है किस उद्देश्य के लिए किया गया था, तो आप कहेंगे कि सर जो विश्व के प्रमुख औद्योगिक देश हैं, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन हुआ था, जहां पर औद्योगिक क्रांति हुई थी, उन देशों ने आपस में मिलकर के अपने एक संगठन बनाने की क्या की थी, कोशिश की थी। तो कभी आ जाए कि G7 का उद्देश्य क्या था, तो आप कहेंगे विश्व के बड़े औद्योगिक देशों को मिलाकर के एक संगठन बनाया गया था, जिसको आप G7 कहते हैं। याद रखिएगा, मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, एक बार जल्दी से उसको नोट कर लीजिए। क्या क्या नोट करना है लिखिए जल्दी से। G7 लिखिए जल्दी से, मैं नोट करा रहा हूँ। G7 का जो स्थापना हुआ था, लिखिए पूरा G7 समिट लिखिए पूरा, मैं जल्दी से लिखवा दे रहा हूँ इतना पूरा, फिर आगे का मैं बता दे रहा हूँ कहाँ क्या हुआ है। लिखिए G7 की स्थापना सबसे पहले 1975 में हुई थी। इसमें केवल पहले 6 देश शामिल थे, इससे इसको G6 कहा जाता था, इससे इसको G6 कहा जाता था। मैं अभी नोट करवा दूंगा वहाँ पर सारा कि क्या हुआ। G6 कहा जाता है, कनाडा नहीं शामिल था। जब 1976 में इसमें G6 में कनाडा शामिल हो गया तो ये क्या कहलाया, G7 कहलाया। इसके बाद 1997 में जब इसमें रूस शामिल हो गया तो ये G8 कहलाया। लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर हमला कर दिया तो रूस को पुनः बाहर कर दिया गया, तो ये फिर से क्या कहलाया, G7 कहलाया। याद करने का तरीका इस तरह से याद कर लो, बहुत हंसते हंसते याद कर लो। जीजा कई बार कहाँ गए, फ्रांस आए। जीजा कई बार फ्रांस आए। जी का मतलब है जर्मनी, जा का मतलब है जापान, का मतलब है कनाडा, ई का मतलब है इटली, बा का मतलब है ब्रिटेन, आर का मतलब है रूस, फ्रांस और आई मतलब अमेरिका। तो याद कर लो क्या क्या देश ने, कनाडा नहीं शामिल था, यानी पहले G6 था। याद रखना, दो बातें इस तरह से याद कर लो। कनाडा जब शामिल हो गया तो क्या हो गया, ये G7 हो गया, यानी कि G6 से कनाडा शामिल हुआ। फिर से याद कर लीजिए, G7 हो गया। फिर G7 में कौन शामिल हो गया, रूस शामिल हो गया, तो क्या हो गया, G8 हो गया। लेकिन पुनः रूस को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, तो पुनः क्या हो गया, G7 हो गया। तैयार कर लो। अब एक प्रश्न और आ सकता है एग्जाम में कि अब अगला प्रश्न क्या आएगा, तो वो नोट कर लीजिए कि वर्तमान में G7 की जो मीटिंग थी वो कहाँ आयोजित की गई थी, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब अगला पॉइंट लिख लीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, G7 समिट 2022, इसके बारे में लिख लीजिए जल्दी से। G7 समिट 2022, इसका जो सम्मेलन हुआ है वो स्लॉस एल्मो में है, स्लॉस एल्मो जर्मनी में है ये जगह।
इसका जो आयोजन है, आयोजन स्थान, आयोजन कहाँ पर हुआ? स्लॉस एल्मो में हुआ, जर्मनी में। और मेजबानी मतलब स्लॉस एल्मो, और जर्मनी के चांसलर आपको पता होना चाहिए, कभी आ सकता है, ओलाफ सोल्ज है। ओलाफ सोल्ज जो जर्मनी के चांसलर हैं, उन्होंने इसका मेजबानी की थी। और याद कर लीजिए कि G7 समिट 2022 आयोजन स्लॉस एल्मो जर्मनी में, और जर्मनी के चांसलर इस समय के यहाँ हैं ओलाफ सोल्ज हैं। तो मेरे हिसाब से पूरी समिट तैयार हो गई। जून के महीने की समिट है, तो याद कर लीजिए मैंने 3 समिट पढ़ाई हैं। पहली समिट है आपकी, नोट कर लीजिए कहीं भी, पहली समिट है क्वाड, दूसरी समिट है ब्रिक्स, और तीसरा आपको मैंने बताया G7। तो मेरे हिसाब से आज के लिए ये पर्याप्त होगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ 1-2 पॉइंट और लिखवा दे रहा हूँ, तो जल्दी से नोट एक कर लीजिए, मेरी बात को जल्दी से नोट करिए, लिखिए 26-28 जून 2022 के बीच में, इसी समय जब हमारे प्रधानमंत्री, हाँ कोई आपसे पूछ सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या करने गए थे जब वो सदस्य देश नहीं है, तो ध्यान रख लीजिए कुछ आमंत्रित देश होते हैं, तो आमंत्रित देश के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर गए थे G7 में। तो यहाँ पर G7 के ही दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो जर्मनी भी जाते हैं और संयुक्त अरब अमीरात भी जाते हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात की भी यात्रा करते हैं। और उस समय क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति बने थे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, कहीं भी लिख लीजिए, संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति जो बने थे उनसे मिलने के गए थे नाम, तो संयुक्त अरब अमीरात UAE, इसका नाम लिख लीजिए इनके राष्ट्रपति का, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये इनसे मुलाकात हुई थी। तो मई और जून के महीने में अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ आयोजन हुआ है? क्वाड का आयोजन हुआ है, ब्रिक्स का आयोजन हुआ है, G7 का आयोजन हुआ है, और हमारे प्रधानमंत्री जून में ही उसी दौर पर जर्मनी और व्यक्तिगत तौर पर जर्मनी और UAE की है यात्रा की है। मेरे हिसाब से आज का जो मैंने आपको बताया है एक क्लास के तौर पे बताया है, आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। यकीन मानिए 10 में से 10 क्वेश्चन फंस जाएंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे 2 महीने में इतना अच्छा हम आपको पढ़ाएं कि आपके कम से कम नंबर 75+ तो आए ही आए। कोशिश तो रहेगी 80+, लेकिन 2 महीने में कोशिश रहेगी 75-80 से आपके ऊपर नंबर हो जाएँ, ताकि आप सभी एग्जाम में मतलब शॉर्ट लिस्ट हो जाएँ। तो अच्छा पढ़ेंगे तो 80+ तो कहीं नहीं गए हैं। और कल मुलाकात करेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। कल हम इसरो और DRDO के बारे में आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।